मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएसटी में चैप्टर 4 चल रहा है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा में विचारधाराएं चल रही है। कल तक हमने दो विचारधाराएं देखी थी, मास्लो की विचारधारा और हर्ट्ज़बर्ग की द्विघटक विचारधारा। आज देखते हैं मैकग्रेगर की एक्स एवं वाई विचारधारा। अभिप्रेरण की एक्स और वाई विचारधारा के प्रतिपादक मनोवैज्ञानिक डगलस मैकग्रेगर को माना जाता है। इनका पूरा नाम डगलस मैकग्रेगर है। तो इस विचारधारा का प्रतिपादक डगलस मैकग्रेगर को माना जाता है। मैकग्रेगर ने इस विचारधारा में मानव के व्यवहार के संबंध में दो परस्पर विरोधी विचारधाराएं प्रस्तुत की है। मानव का जो व्यवहार है, मैकग्रेगर ने मानव के व्यवहार का अध्ययन किया और अध्ययन करने के पश्चात दो परस्पर विरोधी विचारधाराएं प्रस्तुत की। उन्होंने कार्यशील व्यक्तियों की कार्य के प्रति अवधारणा, जो व्यक्ति कार्य करते हैं, मान लीजिए किसी संगठन में 500 लोग काम करते हैं, तो 500 लोगों की कार्य के प्रति अवधारणा कैसी है? सब लोगों की कार्य के प्रति अवधारणा एक जैसी नहीं होती है, अलग अलग अवधारणा होती है। तो उसी के आधार पर मैकग्रेगर ने एक्स और वाई समूह दो भागों में विभाजित किया है। इसमें नकारात्मक मान्यताओं वाले विचारधारा को एक्स नाम दिया गया है। नकारात्मक विचारधारा को एक्स नाम दिया है और सकारात्मक विचारधारा वाले व्यक्तियों को वाई नाम दिया गया है। तो नकारात्मक मान्यताओं वाले विचारधारा को एक्स और सकारात्मक मान्यताओं वाले विचारधारा को वाई नाम दिया गया है। अब देखिए एक्स विचारधारा क्या है, चर्चा करते हैं पहले एक्स विचारधारा की। एक्स विचारधारा के कर्मचारियों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। एक्स विचारधारा कर्मचारियों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। इस विचारधारा के जो व्यक्ति होते हैं वो अपने कार्य के प्रति नकारात्मक विचार रखते हैं। इस विचारधारा की प्रमुख मान्यताएं इस प्रकार है। क्या क्या मान्यताएं मानी गई हैं, कौन से व्यक्तियों को इसमें शामिल किया गया है? नंबर 1 देखिए, एक औसत कर्मचारी सामान्यतः आलसी होता है। इस विचारधारा की एक्स विचारधारा के जो लोग होते हैं वो सामान्यतः आलसी होते हैं। वो कम से कम काम करना चाहते हैं और काम को बोझ समझते हैं। तो एक्स विचारधारा के लोग सामान्यतः आलसी होते हैं, कम से कम काम करना चाहते हैं और जो काम वो कर रहे हैं उस काम को बोझ समझते हैं। दूसरा देखिए, ये लोग उत्तरदायित्व से दूर रहना पसंद करते हैं। उत्तरदायित्व इनको अच्छा नहीं लगता है, उत्तरदायित्व से दूर भागते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये परिवर्तनों का विरोध करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई परिवर्तन लागू किया जाता है, सामान्यतः कर्मचारी परिवर्तन का विरोध करते हैं, क्योंकि वो परिवर्तन से अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। तो ये लोग परिवर्तनों का विरोध करते हैं और परंपरागत विधि से ही काम करना चाहते हैं। जिस विधि से पहले काम कर रहे थे उसी विधि से काम करना चाहते हैं। नेक्स्ट देखिए, इनमें सृजनशीलता का अभाव पाया जाता है। ये नई खोज की तरफ, नव प्रवर्तन की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं होता है। तो इनमें सृजनशीलता का अभाव पाया जाता है। इनका संस्था के प्रति लगाव बहुत कम होता है। संस्था के प्रति इनका लगाव बहुत कम होता है। ऐसे कर्मचारियों से
अगला पॉइंट देखिए, ऐसे कर्मचारियों से कार्य करवाने के लिए दंड, भय, प्रताड़ना का सहारा लिया जाता है। आसानी से ये कर्मचारी काम नहीं करते हैं। दंड दिया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, भय दिखाया जाता है, तब ऐसे कर्मचारी अपना काम करते हैं। अगला पॉइंट देखिए, ये कर्मचारी केवल आर्थिक लाभ के लिए काम करते हैं। इनको केवल पेमेंट चाहिए और इनका काम करने का कोई अर्थ नहीं होता है, कोई मतलब नहीं होता है। तो ऐसे कर्मचारी केवल आर्थिक और वित्तीय लाभ के लिए काम करते हैं। तो ये तो हो गया एक्स विचारधारा की मान्यताएं। कौन कौन से कर्मचारियों को, किस कैटेगरी के लोगों को इसमें शामिल किया जाता है? तो ये कर्मचारी आलसी होते हैं। दोबारा एक बार फिर बता रहा हूं, ये कर्मचारी आलसी होते हैं, कम से कम काम करना चाहते हैं, काम को बोझ समझते हैं। सेकंड पॉइंट, ये लोग उत्तरदायित्व से दूर भागना चाहते हैं, उत्तरदायित्व को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। ये लोग परिवर्तनों का विरोध करते हैं और परंपरागत विधि जो चली आ रही है उसी से काम करना पसंद करते हैं। इनमें सृजनशीलता का अभाव पाया जाता है। संस्था के प्रति इनका लगाव बहुत कम होता है। ऐसे कर्मचारी, एक्स विचारधारा के कर्मचारी, ऐसे कर्मचारी केवल वित्तीय लाभ के लिए, आर्थिक लाभ के लिए कार्य करते हैं और इनका कोई मतलब नहीं होता है संस्था से। संस्था से इनका लगाव बहुत कम होता है। इन लोगों से कार्य कराने के लिए दंड, भय, प्रताड़ना का सहारा लिया जाता है। तो यह है एक्स विचारधारा के कर्मचारी, एक्स विचारधारा की मान्यताएं जो कर्मचारियों के बारे में नकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। बच्चों, अगर आपकी बात करें तो आपकी क्लास में भी ज्यादातर बच्चे इसी विचारधारा के हैं, जो पढ़ाई को बोझ समझते हैं, पढ़ाई से दूर भागना चाहते हैं, स्कूल से उनको कोई लगाव नहीं होता है, पढ़ने के लिए उन पर दबाव बनाया जाता है, दंड दिया जाता है, भय, प्रताड़ना का सहारा लिया जाता है, तब वो पढ़ते हैं। तो आप में भी ज्यादातर जो बच्चे हैं वो एक्स विचारधारा में लाई जा सकते हैं। पढ़ाई के प्रति उनकी सोच नकारात्मक होती है। अब देखिए वाई विचारधारा, वाई विचारधारा की मान्यता है। यहां कैसे कर्मचारियों को रखा गया है? जिन कर्मचारियों की सोच सकारात्मक होती है, कार्य के प्रति जो सकारात्मक सोच रखते हैं, उन कर्मचारियों को वाई विचारधारा में शामिल किया गया है। अब देखिए क्या है पॉइंट। वाई विचारधारा कर्मचारियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। कौन कौन से कर्मचारियों को इसमें शामिल किया गया? देखिए नंबर 1, ये कार्य को स्वाभाविक और सहज क्रिया मानते हैं। ऐसे कर्मचारी जो कार्य को स्वाभाविक मानते हैं, भाई काम करना ही है, और उसको सहज क्रिया मानते हैं, उनको वाई विचारधारा में रखा गया है। सेकंड पॉइंट देखिए, ये नवीन परिवर्तनों का स्वागत करते हैं और उनको अपनाना चाहते हैं। ऐसे कर्मचारी जो सकारात्मक विचारधारा के होते हैं, वो नए परिवर्तनों को स्वीकार करते हैं और ऐसे परिवर्तनों को वो अपनाना चाहते हैं। थर्ड पॉइंट देखें, यह कर्मचारी उत्तरदायित्वों को स्वीकार करने में गर्व महसूस करते हैं। यानी उत्तरदायित्व से कर्मचारी दूर नहीं भागना चाहते हैं, बल्कि उत्तरदायित्व को स्वीकार करने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, गर्व महसूस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये कर्मचारी कल्पनाशील और सृजनशील होते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ नया करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट देखिए, यह स्वप्रेरित और स्वनियंत्रित होते हैं। इनको अभिप्रेरित करने की आवश्यकता नहीं होती है, स्वयं अभिप्रेरित हो जाते हैं और स्वनियंत्रित होते हैं। इनको नियंत्रित करने की भी आवश्यकता नहीं होती है, अपने आप ही ऐसे कर्मचारियों में नियंत्रण बना रहता है। ये कर्मचारी
अपनी क्षमता का, अपनी योग्यता का पूरा उपयोग करते हैं। जितने काम करने की इनमें कैपेसिटी है, अपनी पूरी क्षमता से ये लोग काम करते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य नहीं करते हैं। आधारभूत आवश्यकता कौन सी है? रोटी, कपड़ा, मकान। तो केवल उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए कार्य नहीं करते हैं, बल्कि सामाजिक और विलासिता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी कार्य करते हैं। समाज में मान सम्मान हो, ऐशो आराम की सभी चीजें उनके पास में हो, तो इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए भी ये लोग काम करते हैं। तो एक्स विचारधारा कर्मचारियों के बारे में नकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है और वाई विचारधारा कर्मचारियों के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। योग्य देखिए, मैकग्रेगर की एक्स और वाई थ्योरी बहुत इजी है। जब आपको नोट्स भेजे जाएंगे तो आपको पता चल पाएगा। एक एक लाइन के पॉइंट हैं, बोर्ड पर इसलिए शो नहीं किए हैं कि बोर्ड पूरा भर जाएगा और विचारधारा पूरी नहीं होगी, इसलिए मैंने आपको बोलकर ओरल आपको मैंने बता दिया है। नोट्स आएंगे आपके पास में तो आपको बात समझ में आ जाएगी। अब देखिए अगली विचारधारा, विलियम ओची। विलियम ओची की जेड विचारधारा। विलियम ओची की जेड विचारधारा, ये इस चैप्टर की लास्ट विचारधारा है। 4 विचारधाराएं हैं। मास्लो की विचारधारा, जिसको आवश्यकता क्रमबद्धता विचारधारा कहते हैं। दूसरी हर्ट्जबर्ग की द्विघटक विचारधारा। तीसरी मैकग्रेगर की एक्स एवं वाई विचारधारा और चौथी विलियम ओची की जेड विचारधारा। अब देखिए विलियम ओची ने जेड विचारधारा में क्या बताया है। जेड विचारधारा के प्रतिपादक जन्म देने वाले, जेड विचारधारा के प्रतिपादक अमेरिका के प्रबंध शास्त्री विलियम ओची को माना जाता है। इन्होंने अपनी थ्योरी जेड, हाउ अमेरिकन कंपनीज या हाउ अमेरिकन बिजनेस कैन मीट जापानी चैलेंज। देखिए थ्योरी जेड, थ्योरी जेड में विलियम ओची ने क्या बताया है? हाउ American business can meet Japanese challenge. How American business can meet Japanese challenge. विलियम ओची ने अमेरिका और जापान की बड़ी बड़ी कंपनियों का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद यह बताया कि जापान की जो कंपनियां हैं वो अमेरिका की कंपनियों से ज़्यादा बेहतर है। जापान की कंपनियों का प्रबंध अमेरिका की कंपनियों से ज़्यादा अच्छा है। तो
तो देखिए थ्योरी जेट, हाउ अमेरिकन बिजनेस कैन मीट जापानी चैलेंज, पुस्तक जो कि 1981 में प्रकाशित हुई। यह पुस्तक 1981 में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक में इस विचारधारा का वर्णन किया गया है। प्रोफेसर ओची ने जापान और अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों पर अध्ययन करने के पश्चात यह पुस्तक लिखी। प्रोफेसर ओची ने जापान और अमेरिका की बड़ी कंपनियों का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद में अपनी ये पुस्तक लिखी। इस अध्ययन और सोच से प्राप्त निष्कर्ष को इन्होंने जेड विचारधारा का नाम दिया है। इस अध्ययन से जापान और अमेरिका की कंपनियों के अध्ययन से जो विचारधारा इन्होंने प्रतिपादित की है, उस विचारधारा को जेड विचारधारा का नाम दिया गया है। यह विचारधारा जापान और अमेरिकी प्रबंध का तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित है। जापान और अमेरिका के प्रबंध का ओची ने तुलनात्मक अध्ययन किया तो उस पर यह विचारधारा आधारित है। इस विचारधारा में जापानी प्रबंध की उन विशेषताओं को उजागर किया गया है। इस विचारधारा में जापानी प्रबंध की उन विशेषताओं को उजागर किया गया है जिनकी वजह से यह अमेरिकी प्रबंध से श्रेष्ठ माना जाता है। अब श्रेष्ठ क्यों माना जाता है, इसके पीछे क्या क्या रीजन है, किसको श्रेष्ठ माना जाता है, इस बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। अगली क्लास में आपका ये टॉपिक, ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा और फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज इतना ही। ओके, थैंक्स।